6.67 रिपीट करो मेरे पीछे पीछे, लिखो इस वैल्यू को, एग्जाम में भूल जाओगे। क्या वेट भी एक प्रकार का फोर्स है? तो भैया मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ, रिमेंबर दिस। ये मैंने आपको बेसिक बताया कि जितनी बॉडी उनकी पानी के अंदर जाती जा रही थी, उतना पानी उसका बाहर आता जा रहा था। ही रैन इन द सेम कंडीशन, चिल्लाते हुए यूरेका यूरेका यूरेका। कि ऐसा क्या खोज लिया मैंने? उन्होंने अपने नाम के ऊपर ही रख दिया आर्किमिडीज का नियम, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज आपका एक्स्ट्रा मार्क्स के एक और नए सेशन में, जहां पर मैं कौशिक पांडे लेके आया हूं आपका फिजिक्स का एक और नया चैप्टर, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। हालांकि आपको ये स्लाइड देख के पता चल ही गया होगा कि कुछ ना कुछ प्लेनेटरी रिवॉल्वमेंट चल रहा है कि नहीं, जहां पे हम मासेस के बारे में पढ़ेंगे वगैरह वगैरह। तो चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, राइट? और बिल्कुल हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू ही हम उसकी थ्योरी को भी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। द इंट्रोडक्शन इज, माय नेम इज कौशिक पांडे, आई एम अ बीटेक ग्रेजुएट and having a 6+ years of experience, and right now I'm a physics faculty in extra marks. तो लेट्स स्टार्ट द सेशन, शुरू करें। चलिए आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे अपने, लेकिन उस क्वेश्चन के पहले हमको सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है, राइट? सिलेबस का क्या होगा आज हमारे पास होगा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में हम ओवरऑल जानेंगे कि ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशन क्या है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देन कुछ जानेंगे प्रेशर के बारे में, जहां पे आएगा हमारे पास पास्कल लॉ। उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मास, वेट वगैरह वगैरह वगैरह। पूरे ग्रेविटेशन चैप्टर में यही सब है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी एंड स्मॉल जी इज। यहां पे दो चीजें दी हुई हैं, एक है आपका कैपिटल जी और दूसरा है आपका स्मॉल जी, राइट? तो जी होता है, तो दोनों सेम ही होना चाहिए। कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस हो सकता है? ऐसा नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। आइए जानते हैं। अगर मैं कैपिटल जी की बात करता हूं तो इसको कहा जाता है फिजिक्स की भाषा में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जिसका फॉर्मूला तो मैं नहीं बोलूंगा, जिसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अभी आप इतना जानो, कैपिटल जी कहां से आया, किस फॉर्मूले में यूज होता है, ये मैं धीरे धीरे बताऊंगा। अभी सिर्फ बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है? वहीं उसकी दूसरी ओर हमारे पास था स्मॉल जी, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिनोटेड बाय स्मॉल जी, जिसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस यूनिट के कारण ही इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैंने आपको दोनों ही मैथमेटिकल वैल्यूज दे दी हैं कि कैपिटल जी की वैल्यू क्या होगी और स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी। तो आइए जानते हैं, कोई ऑप्शन में दिया हुआ है ऐसा कुछ? कैपिटल जी की वैल्यू एंड स्मॉल जी की वैल्यू ये तो नहीं है, क्योंकि कैपिटल जी की वैल्यू ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। क्या ये है या ये है? कुछ इस प्रकार से हमने देखा था कि हाँ, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, और स्मॉल जी की वैल्यू भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ऑप्शन सी वाला आंसर मैं टिक कर दूंगा एग्जाम के लिए। आपको वैल्यू याद रखनी है, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67। रिपीट करो मेरे पीछे पीछे, लिखो इस वैल्यू को, एग्जाम में भूल जाओगे। बार बार नहीं लिखोगे ये वैल्यू या बार बार रीड नहीं करोगे तो एग्जाम में भूल जाओगे, गारंटी। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। क्लियर है?
आइए, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम। नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स डिपेंड्स अपॉन दी। अब देखो, the gravitational force between the two objects depend upon the color of the object, temperature of the object, mass of the object and distance between them, the surface area of the object and वगैरह वगैरह। एक नया टर्म आता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा टर्म आया है हमारे पास? ग्रेविटेशनल फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटल जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये फोर्स ये बताता है कि दो मासेस के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, जो कि डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर? ये F मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर डिपेंड करता है? मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी पर, मास ऑफ द सेकेंड बॉडी पर, एंड आर स्क्वायर याद रखना है। आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस या टू बॉडीज हम बोल सकते हैं। तो क्या कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कलर पर डिपेंड करेगा? मुझे नहीं लगता। टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट? बिल्कुल नहीं। द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, द आंसर विल बी द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फॉर्मूला याद करके रखो, एग्जाम में यहां से डायरेक्टली न्यूमेरिकल आएंगे। आपको दो मासेस दे दिए जाएंगे, आपको वैल्यू दी रहेगी कि फॉर एग्जाम्पल m1 is the mass of the earth, value given, m2 is the mass of the moon, value given, and r is the distance between these two bodies, the central distance between the two bodies. Always remember this r is calculated from the center of the object. ये center distance होता है। इसी फॉर्मूले से हमको पता चल गया कि भाई साहब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पर, और दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन देम और द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देम। अंडरस्टूड? चलिए, यही तो हमारा आंसर था, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। अंडरस्टूड? चलिए, एक और क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट वेज 18 न्यूटन। अब देखो, ऑब्जेक्ट वेज 18 न्यूटन, इन दो शब्दों में ना बहुत सारी चीजें आपको समझा दी गई हैं। 18 न्यूटन, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, लेकिन इसमें लिखा है एन ऑब्जेक्ट वेज 18 न्यूटन। क्या वेट भी एक प्रकार का फोर्स है? बिल्कुल, वेट एक फोर्स ही होता है, वेट एक फोर्स ही होता है, वेट एक फोर्स ही होता है, जिसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, F इज इक्वल्स टू ma या फिर W इज इक्वल्स टू m इंटू जी, दोनों सेम ही तो है। वेट इज अ फोर्स। कितना दिया हुआ है? एन ऑब्जेक्ट वेज 18 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज टेकन टू द मून। इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून विल बी 18 न्यूटन, 12 न्यूटन, 6 न्यूटन और 3 न्यूटन। कमिंग टू द सॉल्यूशन, हमेशा याद रखो गिवन होना चाहिए। वेट ऑन द अर्थ कितना था भैया? 18 न्यूटन। हमको निकालना क्या है? वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ये चीज नहीं पता, बट ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑलवेज रिमेंबर दिस, gravity on the moon is 1/6 of the gravity on the earth। अब फिर बोल रहे हैं आप वेट अभी नोटेट कर रहे थे, अब आ गए आप ग्रेविटी पे, तो भैया मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। मास क्या होता है? मास इज डिफाइंड एज द एक्चुअल मैटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन जो वेट होता है वो जगह जगह पर चेंज होता जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट हमारे अर्थ पे इक्वेटर में अलग होगा और पोल्स में अलग होगा, जुपिटर में अलग होगा, मून में अलग होगा, मार्स में अलग होगा, प्लूटो में अलग होगा। बट अगर मैं मास की बात करता हूं तो मास एक्चुअल मैटर होता है किसी भी बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो कि प्लेस बदलने पर चेंज नहीं होगा। कमिंग टू द क्वेश्चन अगेन,
वेट ऑफ द अर्थ इज 80 न्यूटन एंड वेट ऑफ द मून हो गया भाई साहब, हमको नहीं पता है। हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई साहब, हमने अब भी लिखा है कि 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा जो भी चीज अर्थ में होगी मून पर। तो क्या था ऑप्शन, 18 इंटू 1/6 विल गिव यू 3 न्यूटन। तो अगर मेरा वजन यहां पर 18 केजी है, सॉरी देखो 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 देखो, 18 न्यूटन है वेट, तो चांद में मैं कितना हो जाऊंगा, 3 न्यूटन। अगर मैं एक और क्वेश्चन आपको दूं कि मेरा वजन यहां पे 60 न्यूटन है, तो चांद में कितना होगा, चांद में कितना होगा, द आंसर इज 60 डिवाइडेड बाय 6, इट विल बी 10 न्यूटन। दिस विल बी द आंसर। गॉट इट? ऐसे सॉल्व करना है, ये रिलेशनशिप याद होना चाहिए। चलिए, द आंसर वॉज 3 न्यूटन। गॉट इट? चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैविंग अ पास्कल लॉ। अब ये पास्कल लॉ किसके बारे में बताता है, हु विल टेल यू दिस? पास्कल लॉ, पास्कल लॉ लिक्विड प्रेशर से रिलेटेड है, इसको इतना याद रखिए। और चाहो तो जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं वो आप लिख लो। पास्कल लॉ क्या होता है, इट इज द प्रेशर अप्लाइड टू एन enclosed liquid. If the pressure is applied to the enclosed liquid, that pressure is transmitted equally in every part of the fluid or the liquid. Always remember this. तो पास्कल लॉ क्या बोलता है, अगर आप किसी भी इनकंप्रेसिबल फ्लूइड या लिक्विड पर प्रेशर लगा रहे हो किसी भी मैग्नीट्यूड का, तो वो प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होगा। डेफिनेशन समझ में आई मेरी? ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। तो जो मैंने समझाया है वो कहीं इन 4 स्टेटमेंट में है क्या? चलो पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट, पास्कल लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड अनइक्वली। ट्रांसमिटेड अनइक्वली टू एवरी पार्ट तो नहीं बोला मैंने, तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पॉइंट नंबर बी, द प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू एवरी पार्ट ऑफ द लिक्विड। क्या मैंने यही समझाया था क्या? क्या मैंने यही समझाया था कि कंटेनर में कोई लिक्विड रखा होगा और आपने किसी पॉइंट पर प्रेशर ए अप्लाई किया है तो वो प्रेशर ए इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा हर एक डायरेक्शन पर, हाँ या ना? यही लॉ कहता है क्या? यही लॉ को क्या कहलाता है? द आंसर इज पास्कल्स लॉ। द आंसर इज पास्कल्स लॉ। सो द आंसर विल बी दिस अकॉर्डिंग टू मी। चलो इसको हम समझा भी देते हैं कैसे, ध्यान देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेता हूं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये एक पिस्टन है, ये एक पिस्टन है और ये एक पिस्टन है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। यहां पे लगा स्मॉल फोर्स, मैंने फोर्स लगाया, इसका जो एरिया है वो मैं कंसीडर कर लेता हूँ स्मॉल है। सिमिलरली अगर मैं बी पॉइंट की बात करता हूँ या बी एरिया की बात करता हूँ तो इसका एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल ए, और जो फोर्स मिला हमको वो हो गया हमारा कैपिटल एफ। ये भरा हुआ है यहाँ पे लिक्विड। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ क्या बोलता है कि जब प्रेशर अप्लाइड टू द लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन एवरी डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड, यही तो बोलता था, ठीक है। तो जो प्रेशर यहाँ पे अप्लाइड हुआ है वही प्रेशर आगे ट्रांसफर होगा, वही प्रेशर यहाँ पे ट्रांसफर होगा, वही यहाँ 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 एंड सो ऑन। मतलब अगर देखा जाए तो क्या मैं बोल सकता हूँ P1 इज इक्वल्स टू P2? चीजें क्लियर हो गई? अगर मैं P1 की बात करता हूं, प्रेशर का फॉर्मूला पहले याद रख लेना आप। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया।
फोर्स की जगह कभी कभी थ्रस्ट भी लिखा आता है यहाँ पे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो P1 की जगह क्या मैं लिख सकता हूं, स्मॉल f बाय a इज इक्वल्स टू कैपिटल F बाय a। अगर मुझे फोर्स निकालना है यहाँ पे, अगर मुझे फोर्स निकालना है कितना फोर्स मुझे मिला, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कैपिटल F इज इक्वल्स टू F बाय स्मॉल a इनटू कैपिटल A, जहां पर a स्मॉल a बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू एरिया ऑफ द पार्ट बी या पॉइंट बी या सेक्शन बी, जो भी आपको लिखना हो। हमेशा याद रखना यही लॉ, यही कॉन्सेप्ट लगता है हमारी मशीन्स पर, जिसको हम बोलते हैं ना हाइड्रोलिक मशीन्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट। Hydraulic lift works on the principle of Pascal's law. Remember this. ये मैंने आपको बेसिक बताया है कि पास्कल लॉ काम कैसे करता है। बेसिक डायग्राम के साथ P1 इज इक्वल टू P2 कर दिया। F और A सेक्शन A का फोर्स और एरिया है, कैपिटल F एंड कैपिटल A सेक्शन B का है। ये सब आपको पता होना चाहिए, बेसिकली पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट वी आर गेटिंग एट द आउटपुट, और आपको इनपुट की वैल्यूज गिवन है, तो क्या आप डायरेक्टली P1 इज इक्वल टू P2 करके इस फॉर्मूले पर आ सकते हैं, हाँ या ना? अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ, इजी है कि नहीं? जो स्टेटमेंट बोला उसी को मैंने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया। आगे बढ़े, चलिए। सो व्हाट इज द आंसर? द प्रेशर अप्लाइड टू द एनक्लोज्ड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू एवरी पार्ट ऑफ द फ्लूइड, और या फिर लिक्विड। चीजें क्लियर? चलिए, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट बताना है, कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, या दोनों ही सही है, दोनों गलत है, कोई एक सही है एक गलत है। स्टेटमेंट ए क्या बोलता है भैया? स्टेटमेंट ए बोलता है कि कटिंग वेजिटेबल्स विद अ शार्प नाइफ इज इजी। तो क्या ये इजी है? दो नाइफ है मेरे पास, एक नाइफ ए ले लेता हूं, एक नाइफ बी ले लेता हूं। मेरी ए नाइफ ब्लंट है, उसका जो सरफेस है जिससे मुझे सब्जी काटनी है उसका एरिया थोड़ा ज्यादा है, और बी नाइफ जो मेरे पास होगी उसका शार्प सरफेस है कि मैंने बस हल्का सा ऐसा रखा एंड माय वेजिटेबल इज इजीली बीइंग कट। तो आप कौन सा यूज करोगे, शार्प नाइफ या ब्लंट नाइफ? डेफिनेटली जिसका एरिया कम होगा। एरिया कम है तो बनी बात है वो शार्प होगी, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा है। अब ये स्टेटमेंट मैंने कैसे बोला कि यार एरिया कम प्रेशर ज्यादा? ये हुआ कैसे? ये हुआ कुछ इस प्रकार से कि हमको पता है P इज इक्वल्स टू F बाय A होता है। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, बट ये जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। आप एरिया कम करो प्रेशर बढ़ जाएगा, आप एरिया ज्यादा करो प्रेशर कम हो जाएगा। समझ में आ गया? अब स्टेटमेंट बी क्या बोलता है? द स्ट्रैप्स ऑफ द स्कूल बैग्स आर मेड नैरोअर टू रिड्यूस प्रेशर। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं भाई साहब। अगर मेरे पास स्कूल बैग है, आपने देखा होगा कि स्कूल बैग्स के जो स्ट्रैप्स होते हैं वो काफी वाइड होते हैं। इसी रिलेशनशिप से बताना चाहता हूं कि एरिया उनका ज्यादा होता है, उस स्ट्रिप का एरिया ज्यादा होता है, और ज्यादा एरिया होगा तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर आपको कम लगेगा, यहां पे गड़ेगा नहीं। सेम एज फॉर द नाइफ, जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा और सब्जियां इजीली कट होंगी। सो व्हाट कैन बी द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? Both statements are true, both statements are false. Statement A is true, statement B is false, statement A is false, statement B is true. मुझे लगता है statement A तो true है, क्योंकि भाई साहब शार्प नाइफ से काटना इजी होता है ना, अब भी तो बताया कैसे। बट नैरो स्ट्रिप्स नहीं होते हैं, नैरो होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, वाइड स्ट्रिप्स होते हैं। तो स्टेटमेंट ए ट्रू होना चाहिए मेरे हिसाब से।
आपको रिलेशन मैंने बता दिया है, यू हैव टू रिवाइज द रिलेशन प्रेशर का, फोर्स का एंड एरिया का, कि प्रेशर कैसे डिपेंड करता है इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज पर। समझ में आ गया है? याद होना चाहिए फॉर्मूला, मैं वापस से लिख देता हूं, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? चलो जल्दी ये बता दो, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? जल्दी बताओ, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? अरे हमको पता है ना, फोर्स का एसआई यूनिट तो न्यूटन है, और एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है? पास्कल। सो व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? द आंसर इज पास्कल। अभी पास्कल लॉ पढ़ के आए हैं, पास्कल लॉ का पास्कल याद रखना है। लिक्विड प्रेशर की बात कर रहे थे, मतलब प्रेशर की बात कर रहे थे, और किसी ने पूछा अगर एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, तो आंसर क्या देंगे आप? द आंसर इज पास्कल। इजी पीजी। अरे बोलो भाई, इजी है? चलो, हाँ यही तो आंसर था हमारा बबुआ कि न्यूटन न्यूटन बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट को न्यूटन बोल दिया मैंने। इतना भर गए है ना भाई, तो न्यूटन साहब की ही देन है ये सब। ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सब न्यूटन साहब की देन है। अब ऐसा नहीं है कि इसके पहले कोई साइंटिस्ट ने कभी कुछ ग्रेविटी की बात नहीं करी थी। हमारे इंडियन साइंटिस्ट भी कम पीछे नहीं है। भास्कराचार्य थे जो 12th सेंचुरी में दे के चले गए हैं ज्ञान हमको। उन्हीं ने ही तो शब्द दिया था गुरुत्वाकर्षण, जिसको हमने ग्रेविटेशन नाम दिया है। बट हाँ, आप न्यूटन के बारे में ये जरूर जाने कि न्यूटन ने मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दिया था, मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हालांकि मुझे डायग्राम देख के समझ में आ गया कि मुझे निकालना क्या है, बट आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं धीरे से। An applied force can have significantly different effect depending on the area over which the force is exerted. Pressure and force are related. Pressure depends on the amount of the force and the area over which the force is applied. Let us consider 3 wooden blocks. Block A, Block B, and Block C. Of the same dimension. They lie on the ground in different ways. They exert pressure on the surface. The amount of the pressure depends upon the area of the base. We have to read the above paragraph carefully and answer the question given below. The pressure exerted by the brick on the ground will be, चलिए देखते हैं, maximum in position A, maximum in position B, maximum in position C and equal in all the cases. तो हमको बताना है कि प्रेशर कौन ज्यादा एक्सर्ट कर रहा है ग्राउंड पर, और हमको पता है कि प्रेशर सिर्फ दो क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। नंबर 1 है पहला फोर्स, दूसरा एरिया। फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल्स टू F बाय A। इसका मतलब क्या है? जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा प्रेशर, और जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर। तो देखते हैं, पोजीशन ए की बात करेंगे तो भाई ये तो लिटरली लेटा हुआ है लेंथ के अकॉर्डिंग। पोजीशन बी की बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, सबसे ज्यादा एरिया कौन रख के बैठा है? मुझे लगता है सबसे ज्यादा एरिया इसका है, एरिया इसका मैक्सिमम होगा और एरिया इसका मिनिमम होगा। तो एरिया अगर इसका मिनिमम है तो सबसे ज्यादा प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा होगा सरफेस पर? तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर, मतलब पोजीशन नंबर बी। देखते हैं, मैक्सिमम इन पोजीशन ए, मैक्सिमम इन पोजीशन बी, मैक्सिमम इन पोजीशन सी, इक्वल इन ऑल द केसेस। ये तो हो नहीं सकता। मेरा आंसर तो ये आया था कि मैक्सिमम इन पोजीशन बी। क्यों आया था मैक्सिमम इन पोजीशन बी? जल्दी बताओ भाई साहब। पोजीशन बी इसलिए आया था कि सबसे कम एरिया डिटेक्ट कर रहा था और सबसे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, तो यही इसका आंसर होना चाहिए। द आंसर इज ये, मैक्सिमम इन पोजीशन बी। चीजें क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बहुत गजब का प्रिंसिपल है, इस चीज को याद रखेंगे। आर्किमिडीज साहब नहा रहे थे बाथरूम पे, बैठे हुए थे टब में। जैसे ही एंटर हुए, देखा उन्होंने पानी पूरा लबालब भरा हुआ है। उन्होंने एंटर किया, अब देखा कि जितनी बॉडी उनकी पानी के अंदर जाती जा रही थी, उतना पानी उसका बाहर आता जा रहा था। ही रैन इन द सेम कंडीशन, चिल्लाते हुए यूरेका यूरेका यूरेका, कि ऐसा क्या खोज लिया मैंने। उन्होंने अपने नाम के ऊपर ही रख दिया आर्किमिडीज का नियम, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल।
जो कि क्या स्टेट करता है, when a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force, और यही अपवर्ड फोर्स जो है इक्वल होगा वेट ऑफ द फ्लूइड या वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है फॉर द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। डन। तो जो डेफिनेशन मैंने आपको समझाई हिंदी और इंग्लिश में, एक बार देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इसको सही प्रूव करता है। नंबर 1, व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड फुली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स, राइट, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। यही तो था। एंड व्हेन अ बॉडी इज फ्लोटिंग ऑन अ लिक्विड, इट एक्सपीरियंसेस अ डाउनवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड अंडर इट। नहीं, बिल्कुल। व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस अ डाउनवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्ले। ना, When a body is floating on, floating की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं या तो fully immersed हो या तो partially immersed हो। तो मेरे हिसाब से आंसर इसका कुछ ए होना चाहिए। बिल्कुल आंसर ए है। इसका आप मैथमेटिकल फॉर्मूला भी याद रखेंगे। जो बाइंड फोर्स होता है, बाइंड फोर्स इज द अपवर्ड फोर्स बाय द लिक्विड ऑन द बॉडी इज गिवन बाय रो, जी और वी, जहां पे रो होती है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जहां पे जी है ग्रेविटी जो एक्ट कर रही है, वो तो लेना ही पड़ेगा, है कि नहीं, और वी होता है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। और बनी बात, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि रो जी वी इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, क्या होगा, फलाना ढमकाना। डरने वाली बात नहीं है, लिखा है ना बाइंड फोर्स है, बाइंड फोर्स है तो इसकी यूनिट भी न्यूटन ही होगी। चीजें क्लियर, इजी, समझते चलो। टू सॉलिड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने के पहले कुछ छोटा सा ज्ञान देना चाहूंगा कि इफ यू विल विजिट द एक्स्ट्रा मार्क्स पोर्टल, अगर आप एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल में जाते हैं तो वहां पे एक छोटा सा ऑप्शन आता है आस्क द डाउट्स। वहां पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आप वहां पे अपना डाउट टाइप करें और आपको वहां पे इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरी चीज, जैसे ही वीडियो यहाँ पे एंड होगी हमारी, यहाँ पे जब भी ये वीडियो आएगी डिस्क्रिप्शन लिंक पर टैप एंड टेस्ट का ऑप्शन आता है। You can practice as many questions as you can by just clicking a single point name as tap and test। और आपको अगर और भी ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और प्रैक्टिस चाहिए हैं सेम क्वेश्चंस के लिए, तो आप जा सकते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल में पावर क्वेश्चंस की कैटेगरी पे, जहां पे आपको n नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे सेम कैटेगरीज के। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हमने सॉल्व किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस अलग अलग डिजिट्स में मिल जाएंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे इंक्रीज होता जाए। तो पावर क्वेश्चंस नहीं भूलेंगे एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल में, ये सब चीज़ मिल जाएगी आपको जो कि आपके एकेडमिक गोल को अचीव करने में बहुत सारी हेल्प करेगी। चल, कमिंग टू द क्वेश्चन नाउ। टू सॉलिड्स ए एंड बी ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी दी हुई है टू सॉलिड्स की। ए की डेंसिटी कितनी है, ए की डेंसिटी कितनी है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये भी की है 0.4, यूनिट वैसे ही रहने दो। आर प्लेस्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी, लिक्विड डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब वो क्या पूछा गया है, देन बोथ ए एंड बी विल फ्लोट, बोथ ए एंड बी विल सिंक, ए विल सिंक एंड बी विल फ्लोट, और ए विल फ्लोट एंड बी विल सिंक। मतलब कौन सा तैरेगा कौन सा डूबेगा, या दोनों तैरेंगे या दोनों डूबेंगे, ये बताना है। वो हम डेंसिटी देख के पता चल जाता है। ठीक है, हमारे पास लिक्विड की डेंसिटी 1.8 है। अब इसके ऊपर कोई भी डेंसिटी होगी, वो ऑब्जेक्ट तो नीचे डूब ही जाएगा ना। इसके ऊपर तो एक ही चीज दिख रही है मुझे 2.5, तो मुझे ये पता चल गया कि ए जो है वो मुझे सिंक होता हुआ दिखेगा, वो मुझे सिंक होता हुआ दिखेगा, और इसकी डेंसिटी कम है तो मैं बोल सकता हूं कि ये मुझे फ्लोट होता हुआ दिखेगा। तो क्या आंसर हो सकता है, मेरे ऑप्शन जो हैं वो जाते हैं मेरे आंसर को लेके, ए विल सिंक एंड बी विल फ्लोट, मेरा ऑप्शन ये होना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या बोलती पब्लिक, ए विल सिंक एंड बी विल फ्लोट, ए विल सिंक एंड बी विल फ्लोट। डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखेंगे। डेंसिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, पहली होती है मास और दूसरी होती है
वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, हमेशा याद रखेंगे। मोर द मास मोर विल बी द डेंसिटी, मोर द वॉल्यूम लेसर विल बी द डेंसिटी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मास की होती है केजी और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। ये बेसिक्स हैं, आपको ये सब पता होना चाहिए। कोई रात को 2 बजे भी बोल देना कि भाई डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, एसआई यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब। कितने फैक्टर पर डिपेंड करती है? 2 चीजों पर, मास और वॉल्यूम। फॉर्मूला ही वो है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए, ओके भैया साहब, डेंसिटी के बाद आ जाते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी पे। ध्यान देंगे, रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है सिल्वर का 19, मतलब 19। देन द डेंसिटी ऑफ द सिल्वर, यू हैव टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। टेक द डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। नहीं भी लिखा रहता अगर 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो आपको यही लेना है। अब ध्यान देंगे, यहां पे एक नया टर्म आया है आपके लिए, जिसको हमने बोला रिलेटिव डेंसिटी। क्या होता है? डेंसिटी तो मैंने अभी आपको बताया, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या हो रहा है? रिलेटिव, रिलेट कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहे हो आप डेंसिटीज का किसी दो सब्सटेंस के बीच में। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी को मैंने स्मॉल में लिख दिया RD, और हमेशा इसको याद रखना, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस divided by density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर मैं आ जाऊं तो हमको निकालना क्या है? इफ द रिलेटिव डेंसिटी हमको 19 दिया हुआ है सिल्वर का, ठीक है, हमको डेंसिटी निकालनी है सिल्वर, बहुत आसान है। हमको यही तो निकालना है। इस सब्सटेंस की जगह हमको क्या दे दिया है क्वेश्चन पे? सिल्वर दिया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। RD कितना दिया हुआ है? 19 दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस हमको निकालना है, तो इसको हम रो से डिनोट कर देते हैं। सिल्वर की निकालना है तो हमने कुछ ऐसा कर दिया। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस होती है 1000 होती है। सिल्वर की डेंसिटी कितनी आ गई भाई साहब? 19 इंटू 1000। तो आंसर कितना आ गया? रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ गई भाई साहब आपकी सिल्वर की? आंसर आ गया 19,000 kg पर मीटर क्यूब। अगर मैं पूछूं कि रिलेटिव डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी, आ जाओ फॉर्मूले में, एसआई यूनिट रटने की जरूरत नहीं होती। अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं रिलेटिव डेंसिटी की, तो डेंसिटीज का ही तो रेशियो है। रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटीज का ही रेशियो है, तो डरने वाली क्या बात है? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर भी क्या है यूनिट? केजी पर मीटर क्यूब। अब भाई साहब केजी पर मीटर क्यूब न्यूमरेटर में भी है, केजी पर मीटर क्यूब डिनोमिनेटर में भी है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस। तो आरडी मतलब रिलेटिव डेंसिटी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इजी पीजी, इजी है। चलो, बिल्कुल यही तो आंसर आया हमारा, 19,000 kg पर मीटर क्यूब। डन। चलो, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A block of mass 77 kg has a density of 4 kg। चलो, अब अभी वाला क्वेश्चन आप करेंगे। You have to calculate the volume of the block। ठीक है, 2 चीजें दी हुई हैं, गिवन वैल्यूज क्या दिया था? क्या क्या गिवन दिया था हमको? हमको दिया हुआ है मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास या ब्लॉक का मास दिया हुआ है 77 kg, 77 kg दिया हुआ है मास, और डेंसिटी दी हुई है 4 kg, 4 ही है ना, 4 kg पर मीटर क्यूब। निकालना क्या है? वॉल्यूम निकालना है, जो कि हमको पता नहीं है। अभी तो मैंने आपको डेंसिटी पढ़ाई है कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है भाई साहब, डेंसिटी इज एक्टिंग मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना है हमको, तो मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना है? 77, और डेंसिटी कितना है? 4 है। चलो सॉल्व करो, डिवाइड करो इसको। मैं भी यही डिवाइड करूंगा, क्या करो जल्दी डिवाइड फटाक से। 4 बनता 4। ठीक है भाई साहब,
19.2 के अप्रॉक्स आएगी शायद इसकी वॉल्यूम है तो इसकी ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होना चाहिए मेरे हिसाब से। 19.25 मीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इजी था कि जो भी अभी मैंने फॉर्मूलेज आपको बताए हैं ना डेंसिटीज के, वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। नाउ according to Kepler's third law, the square of the orbital period of the planet is directly proportional to the cube of कौन सा फॉर्मूला। अब देखो, केपलर के थर्ड लॉ में जाने के पहले हमको बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि केपलर के बाकी नियम भी तो होंगे। केपलर का फर्स्ट लॉ भी होगा, केपलर का सेकेंड लॉ भी होगा और केपलर का थर्ड लॉ, तो हम बात करेंगे इसकी। चलिए, अगर आप बात करोगे ना केपलर के नियम की, केपलर्स लॉ, तो बेसिकली हमारे पास 3 केपलर के नियम हैं। पहला नियम क्या बोलता है केपलर का? फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। दूसरा है आपका लॉ ऑफ एरिया, और तीसरा है हमारे पास लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, और हमारे पास है लॉ ऑफ टाइम पीरियड बोल देते हैं इसको हम, टाइम पीरियड। बेसिक नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ तीनों लॉ का। लॉ ऑफ ऑर्बिट के बारे मैं पूरा बताऊंगा नहीं, मैं पूरा डायग्राम वगैरह नहीं बताऊंगा। जब उसकी डिस्क्रिप्टिव क्लास होगी उस समय मैं पूरा नॉलेज दूंगा आपको, ध्यान देंगे। अगर मैं लॉ ऑफ ऑर्बिट की बात करूँ ना, तो आपको ये तो पता होगा ना कि हमारे सौरमंडल पे, हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। बहुत सारे प्लैनेट्स मतलब कितने? 8 प्लैनेट्स हैं, जो कि सन के चारों ओर घूमते हैं। से यस और नो, रिवॉल्व करते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ लॉ ऑफ ऑर्बिट ये बोलता है कि सन इज अ फोकाई, सन इज अ फोकाई and all the planets are revolving around that sun in an elliptical orbit, in an elliptical orbit। सर्कुलर शब्द मैं यहां यूज नहीं करूंगा, इट्स एन elliptical orbit, इसलिए इसका नाम रखा है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ एरिया की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ करता हूं ना सन से प्लेनेट की तरफ, तो वो इक्वल एरिया स्वैप करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर। इक्वल एरिया स्वैप करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर, इसलिए इसका नाम रखा गया है लॉ ऑफ एरिया। और तीसरा है हमारा लॉ ऑफ टाइम पीरियड, जो कि क्या बताता है भाई साहब कि अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मेरे हिसाब से ये होता है रेडियस का क्यूब। ये फॉर्मूला आपको मिल जाता है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट मिल जाएगा आपको। तो मेरे हिसाब से मास का तो कोई लेना देना नहीं है, मास ऑफ द सन से कोई लेना देना नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ से कोई लेना देना नहीं। द आंसर इज रेडियस ऑफ द अर्थ, द आंसर इज रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, जो बताता है केपलर्स का थर्ड नियम या केपलर्स थर्ड लॉ। चीजें क्लियर? ठीक है, हमेशा याद रखना यहाँ पे टी क्या है, इट इज द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द प्लैनेट। टी इज द ऑर्बिटल पीरियड, टाइम टेकन बाय द प्लैनेट। और आर क्या है यहाँ पे? आर क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। आर क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बेसिक नॉलेज दे दिया है। चलिए, थैंक यू। आगे यहाँ पे अपना सेशन एंड करेंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, एंड इफ यू हैव एंजॉयड दिस सेशन देन डू rate it. Till then, enjoy the rest of the time. Bye bye, take care.